Hi students, welcome to IIT Manthan. I am Sahil, as you know, and let's continue with alcohols and ethers. तो लास्ट क्लास में हमने प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स पे ध्यान दिया था, बहुत सारे मेथड्स देखे थे. प्राइमरीली कौन से थे? डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से. फिर विलियम सिंथेसिस में एल्कोक्साइड मतलब अल्कोहल का ही भाई है कहीं ना कहीं, और एल्काइल हैलाइड से किया था. उसके बाद एल्कीन से हमने प्रिपरेशन की थी. मैकेनिज्म हमने बहुत ही डीप में पढ़ा हुआ है उसका, तो इसलिए सिर्फ उसको नाम क्या है, एल्कोक्सी मर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन, राइट. ऑक्सी की जगह थोड़ा सा चेंज हो जाएगा. और फिर हमने डायजोमीथेन के साथ देखा था, ये सारे मेथड्स देखे थे. और दो एल्काइल, सिर्फ एल्काइल हैलाइड से बनाना हो तो फिर AgO की प्रेजेंस में. ये सारे मेथड्स थे. नाउ लेट्स फोकस ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स. बहुत गिनी चुनी सी प्रॉपर्टीज है इसकी, प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स. और आज हम इपॉक्साइड्स के बारे में बात करेंगे कि एसिड और बेस की प्रेजेंस में ये बॉन्ड कैसे टूटेगा. कहने का मतलब क्या है, सपोज ये बॉन्ड हो कार्बन कार्बन, यहाँ पे एक और कार्बन है, तो H+ का अटैक होगा इधर. तो कौन सा बॉन्ड टूटेगा, और न्यूक्लियोफाइल अगर कोई हुआ तो -H ले लो, तो वो यहां अटैक करेगा या यहां अटैक करेगा, राइट. बेस की प्रेजेंस में भी देखेंगे कि कैसे रिएक्शन होगा, OH- की प्रेजेंस में भी. अच्छा, ईथर हमारे बेस के साथ रिएक्ट करते हैं नहीं. ईथर हमारे बहुत ज्यादा इनर्ट होते हैं, ये बहुत ही कम रिएक्शन दिखाते हैं. केमिकल प्रॉपर्टीज कर लो इसको, या रिएक्शंस लिख लो, केमिकल रिएक्शंस ऑफ ईथर्स. ये बेस के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होता है इसके साथ, इसके पास. अल्कोहल करता है बेस के साथ रिएक्ट, कोई स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए, NaOH नहीं चलेगा. फिनॉल कर लेता है NaOH के साथ. फिनॉल का pH 10 के आसपास होता है, क्वाइट तो इतना एसिडिक है फिनॉल की, रिएक्ट कर ले NaOH के साथ, मगर बेस नहीं करता, तो मगर ईथर नहीं करता बेस के साथ रिएक्ट. करेक्ट. अगर हमें, चलो ये बनाना हो, अगर हमें, इसको बोलते हैं एनिसोल. जैसे फिनॉल है बहुत इंपॉर्टेंट अल्कोहल का एराइल फॉर्म, ऐसे ही ईथर भी, ईथर का एराइल फॉर्म है ये सिंपलेस्ट एनिसोल. बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये, पता होना ही चाहिए. अब तक नहीं हुआ तो प्लीज अब मत भूलना. इसको अगर मैं पूछ लूं मैन्युफैक्चर किससे करोगे, तो दो ऑप्शन है, या तो फिनॉल लो और CH3Cl लो, या CH3OH ले लो और यहां पे क्लोरीन बॉन्ड हो. तो तुम्हें पता है क्या होगा, क्लोरीन बॉन्ड तो टूटने वाला है नहीं, तो हमें फिनॉक्साइड लेना पड़ेगा और CH3Cl, रिवर्स नहीं कर सकते. सो कमिंग ऑन टू प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स, जैसे मैंने बताया कि बेस के साथ तो रिएक्ट करते हैं नहीं, तो फिर बचा क्या, एसिड बच गया. एसिड के साथ रिएक्शन देखते हैं इसका. +HI. तो पहले क्या होगा, H+ का अटैक होगा. H+ और I- में ज्यादा दिक्कत इसको होगी है, छोटा सा साइज है, एक इलेक्ट्रॉन खींच दिया, ये तो बौखला जाएगा. इसकी तो फिर भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव होती है, I- की झेल लेगा. पहला अटैक H+ का होने वाला है. कहां पे होगा, नो पॉइंट्स फॉर गेसिंग, यहीं पे होगा. तो ये बन जाएगा OH. अब हो रहा है अटैक I- का. यहां पे कहीं भी करा सकते हो तुम, बहुत छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, तो फिर I- का अटैक मैंने इस पे करा दिया. ये लीविंग ग्रुप हो गया, क्या बना, CH3OH + CH3I. हमेशा यही बनेगा. हाँ, लेकिन ये बहुत सिंपल सा केस था, तो तुम्हें सोचना नहीं पड़ा कि किसके पास ऑक्सीजन रिटेन होगी, मतलब कौन सा ग्रुप अल्कोहल बनेगा और कौन सा ग्रुप एल्काइल हैलाइड बनेगा. सोचने की दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि सेम ग्रुप थे. और ये मैकेनिज्म क्या हुआ, SN2 के साथ हुआ. छोटे छोटे से ग्रुप थे, छोटा ग्रुप था, आके इसने कार्बोकेटायन तो बनने वाला है नहीं. यहाँ पे कितना अनस्टेबल होगा, 1 डिग्री पे नहीं बनता, तो 1 डिग्री पे कार्बोकेटायन नहीं बनता है, इट इज हाईली अनस्टेबल. तो हमने क्या करा, यहाँ पे SN2 के साथ हुआ. ये ऐसा केस है जहां पे SN2 भी हो सकता है, SN1 भी हो सकता है. ठीक है, मैकेनिज्म मैंने बहुत थोड़ा सा दिखाया, इस पे डिटेल में बात करते हैं. पहले प्रोडक्ट लिख लेते हैं, ROR' + HI. एसिड में सबसे अच्छा एसिड कौन है, HI.
फिर HBr, फिर HCl, फिर HF। तुम्हें पता है ये तो यूज ही नहीं करते हम। जो मेरा क्वेश्चन है, विच इज अ बेटर एसिड, HI या H2SO4? बेटर से मतलब क्या है, बहुत ही अलग अलग प्रॉपर्टीज है दोनों की। बेटर से मेरा मतलब है पीएच कम किसका होगा, HI और H2SO4 में? प्लीज कमेंट में बताओ। तो रिएक्टिविटी ईथर्स की एसिड के साथ ऐसी होगी। तुम्हें पता है हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। HI क्यों स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है? क्योंकि H का साइज बहुत ही स्मॉल है, आयोडीन का साइज बहुत ही बड़ा है, आराम से टूट जाता है, देयरफॉर H+ और I- में फटाफट ब्रेक हो जाएगा। Br का साइज थोड़ा कम हो गया, ओवरलैपिंग अच्छी होगी हाइड्रोजन के साथ, तो इसलिए H यहां से उतनी आसानी से नहीं टूटेगा, यहाँ पे और कम, यहाँ पे और कम। तो मोस्ट रिएक्टिव कौन होंगे ईथर्स किस एसिड के साथ? HI के साथ। इसका प्रोडक्ट क्या आएगा? ROH प्लस R-OH। इससे पिछले जो केस हमने किए थे, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल और विलियमसन सिंथेसिस, उसमें मैंने लिखवाया था SN2। इसमें हम बता नहीं सकते SN1 और SN2 will depend upon the ether। SN2 झेल सकता है या SN1 झेल सकता है, ये तो भाई ईथर के ऊपर डिपेंड करेगा। आओ एक केस लेते हैं, CH3O C2H5 प्लस HI। अब कोई सा एक बॉन्ड तो टूटना है, इसको ऐसे भी कर सकते हो, प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर, रिएक्शन विद एसिड, हेडिंग डाल दो, रिएक्शन विद एसिड, हेलोजन एसिड। दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे? SN1 और SN2 विल डिपेंड अपॉन ईथर। अभी देखते हैं हम कैसे डिपेंड करेगा। और प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर, रिएक्शन विद हेलोजन एसिड। हाँ, एक और चीज, ब्रेकिंग ऑफ ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड। तो कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा ये समझना इंपॉर्टेंट है। ये तो एक लाइन का ही है, अभी सीख ही गए तुम। एक अल्कोहल बनेगा, एक एल्काइल हाइड्राइड बनेगा। आई होप बोर्ड इज विजिबल। हाँ, दूसरा पॉइंट क्या हमें ध्यान रखना है कि कौन सा ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड टूटने वाला है। आओ इसको, इसके थ्रू क्लियर होगा। फर्स्ट स्टेप विल बी अटैक ऑफ H+, ये आके जुड़ गया H यहाँ पे, इधर रह गया क्या? C2H5। अब अटैक होगा I- का, I- विल बी अटैकिंग अगेन SN1 SN2 में। SN1 क्या लगता है? 1 डिग्री है दोनों, 1 डिग्री में हो पाएगा क्या SN1? नहीं हो पाएगा। तो SN2 होने वाला है, यहाँ पे SN2 होने वाला है, यहां भी अटैक कर सकता है, यहां भी अटैक कर सकता है। SN2 में तुम्हें अच्छे से पता है क्या कंडीशन होती है? स्टेरिक हिंड्रेंस होती है मेन कंडीशन। जो कम बल की हो, जिसके आसपास ग्रुप कम लगे हो, वहीं पे जाके I- हिट करेगा, विच इज दिस इन दिस केस। यानी ये बॉन्ड टूटने वाला है। तो अगर दोनों 1 डिग्री हो तो जो छोटे वाला ग्रुप है उसके साथ आई जाएगा, बड़े वाले का कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होने वाला नहीं है। ये क्यों है? इसके पास आई के पास ऑप्शन है ना। एक बार तो ये प्रोटोनेट कर दिया हमने, H+ लगा दिया, इसके बाद I- को जहां कम स्टेरिक हिंड्रेंस दिखेगी वहां जुड़ेगा, विच इन दिस केस इज दिस। और एक और केस करते हैं, C2H5 C3H7 प्लस HI। अगेन होना तो SN2 ही है, तो क्या आ जाएगा? I- किसके साथ जाता है? छोटे वाले के साथ ना, C2H5 के साथ। तो सोचने की जरूरत नहीं है, C2H5 के साथ I लगाओ, प्लस ये वाला बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ और मिल गया अल्कोहल। तो इस रिएक्शन को प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हाइड्राइड में भी लिख सकते हो, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल भी लिख सकते हो, फ्रॉम ईथर्स। अब हमने SN2 के केस देखे सारे। अब आओ एक केस लेते हैं, if 3 degree group, 3 degree carbocation is possible
then reaction will proceed through SN1। कहने का मतलब क्या है, ऐसा कोई ईथर हो प्लस HI 3 डिग्री कार्बोकेटायन में गजब की स्टेबिलिटी होती है, ये बन गया और ये बन गया। अब तो इसका मैकेनिज्म SN1 के थ्रू होने वाला है। किसके थ्रू होने वाला है? SN1। तो यानी I- बाद में अटैक करेगा, पहले तो बनेगा ये बढ़िया सा लीविंग ग्रुप, यानी ये हो गया प्लस CH3OH। अब I- आ सकता है, इस पे लग सकता है, लेकिन इसका मतलब क्या है, I यहां पे लग गया CH3OH। तो प्लीज लिख लो, अगर तो दोनों ही 1 डिग्री है, अगर तो दोनों ग्रुप्स ही ऑक्सीजन के साथ जो लगे हुए हैं वो 1 डिग्री है, तो फिर छोटे ग्रुप के साथ हेलोजन जाएगा, छोटे ग्रुप के साथ हेलोजन जाएगा। छोटा ग्रुप कौन सा था? इथाइल मिथाइल में मिथाइल था, फिर मिथाइल, फिर इथाइल और ब्यूटाइल के साथ किया था हमने, तब छोटा था इथाइल, राइट। छोटा ग्रुप जो होगा, अगर दोनों सेकेंडरी हैं तो जो छोटा ग्रुप होगा उसके साथ जाएगा हेलोजन, राइट। लेकिन अगर कोई 3 डिग्री है तो फिर कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म होगा। तो प्लीज लिख लो, इफ 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज पॉसिबल देन रिएक्शन विल प्रोसीड थ्रू SN1 ऑलवेज एंड ऑलवेज। तो फिर SN2 से नहीं जाएगा। 3 डिग्री अगर आ जाता है तो किसके थ्रू जाता है? SN1 के थ्रू जाता है। तो फिर बड़े वाले के पास क्या मिलेगा? हेलोजन। छोटे वाले के पास मिला एल्कोहल। तो एज इट इज कोई मैं वो नहीं दे सकता ट्रिक इसमें कि हमेशा छोटे वाले के साथ ही आई जाएगा। हाँ, अगर SN2 हो रहा हो तो फिर छोटे के साथ जाएगा। कार्बोकेटाइन बन रहा हो तो 3 डिग्री वाले के साथ हेलोजन ऐड हो जाएगा। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। एक ही रिएक्शन है मस्ट सा ईथर का, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। ईथर से कोई क्वेश्चन आए तो ये 2-3 चीजें हैं, यहीं से आ सकता है, और कोई रिएक्शन दिखाता नहीं है ईथर। अब जैसे अल्कोहल है, अल्कोहल यहां भी प्रोड्यूस हो गया ना, रिएक्शन तो ईथर कर रहे हैं, अल्कोहल मिल रहा है, एल्काइल हैलाइड मिल रहा है, लेकिन ईथर कहीं और दोबारा नहीं आएगा। जैसे एल्डिहाइड के रिएक्शंस में, कीटोन के रिएक्शन में अल्कोहल भी दिखता है बार बार, ईथर नहीं दिखता है। ईथर के बहुत छोटे से रिएक्शन है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेट्स डू नाउ द केस ऑफ एनिसोल। एनिसोल को हमने HCl के साथ रिएक्ट करवाया। द फर्स्ट स्टेप इज ऑफ कोर्स प्रोटोनेशन, हाइड्रोजन यहां लगा दिया। सेकेंड, अब HCl- का अटैक होगा। देखो ये बॉन्ड तो तोड़ने की सोचना भी मत। तो क्या पॉसिबिलिटी है यहां पे? कार्बोकेटाइन तो बन नहीं सकता यहां पे, है ना, इस पे कार्बोकेटाइन थोड़ी, ये बॉन्ड तो ब्रेक हो नहीं सकता। तो इसका मतलब है क्या लगेगा? Cl- इसको अटैक करेगा SN2 के थ्रू, और क्या बनने वाला है? OH प्लस CH3Cl। SN1 तो करा नहीं सकते थे यहां पे, क्योंकि ये बॉन्ड टूटता है नहीं, इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर होता है। बार बार आ जाती है बात पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर की, तो हमें पता होना चाहिए। अगेन अगर विनाइल है, अगर एक्सक्यूज मी, ऐसा कोई केस है, HI तुमने डाल दिया, तो फिर ये बॉन्ड भी ब्रेक होने वाला नहीं है। यहाँ पे CH3 क्या आएगा? OH प्लस CH3I। वो अलग बात है कि ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा, यहाँ पे कीटोन बन जाएगा, लेकिन ये भी याद रखना है तुमको कि छोटे वाले के पास आई गया। ये याद क्या रखना है कि ये बॉन्ड ब्रेक होने वाला है नहीं। पार्शियल डबल बॉन्ड जहां पे कैरेक्टर आ जाए, रेजोनेंस जहां पे आ जाए, ऑलरेडी रेजोनेंस में हो, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर हो, तो फिर ऑक्सीजन कार्बन का बॉन्ड ब्रेक होगा नहीं। ये रिएक्शन तो वही है ना, ब्रेकिंग ऑफ ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड। तो ये बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है, वावा, ये बॉन्ड भी बहुत स्ट्रांग होता है। कॉन्जुगेशन में हो, एलाइलिक, बेंजाइलिक या रेजोनेंस में हो, तो बॉन्ड बहुत स्ट्रांग हो जाता है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। नेक्स्ट इसमें क्या पॉइंट देखना है हमें, इसी के अंदर प्रॉपर्टीज में, अगर हम एक्सेस में लेंगे, देखो ये कम था
तो रिएक्शन में एक अल्कोहल मिला, एक एल्काइल हैलाइड मिल गया। लेकिन अगर एक्सेस में यूज हो जाए, अगर तो एक HI के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, तो अभी हमने देख लिया छोटे वाले के साथ आई गया, बड़े वाले का OH बन गया। लेकिन अगर ये एक्सेस में दे दें, एक केस ये भी आता है, इसको प्लीज नोट डाउन करो। इफ द हेलोजन एसिड इज इन एक्सेस देन बोथ द ग्रुप्स बिकम अल्कोहल। जो एल्काइल हैलाइड बना है वो भी अल्कोहल बन जाएगा, CH3I, सॉरी अल्कोहल जो है, आई एम सॉरी, वो भी एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3I, राइट। तो अगर एक्सेस में यूज कर रहे हैं, HI दे दिया एक्सेस में, तो क्या लिखोगे, COH प्लस दूसरे वाला OH। तो एक्सेस में दोनों को ही अल्कोहल, एक्सेस में दोनों को ही एल्काइल हैलाइड बनाना है। एक्सेस का काम भी याद रखना है, और कम अमाउंट में। एक्सेस में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, दोनों में आयोडाइड लगा दो, दोनों में हाइड्रोजन लगा दो, जहां से ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। यानी अगर एक्सेस में लेते हैं तो ये दोनों बॉन्ड ही ब्रेक होंगे, तो इधर भी आई लग जाएगा, इधर भी आई लग जाएगा। और एक ही हो तो डिसाइडिंग फैक्टर क्या होगा, 3 डिग्री है तो 3 डिग्री है तो SN1 होगा, कार्बोकेटाइन 3 डिग्री वाला बनेगा, उसके साथ ही हेलोजन ऐड होगा। अगर 2 डिग्री आ जाए तो फिर थोड़ा सा डाइसी हो जाएगा, फिर हमें कंडीशंस देखनी पड़ेंगी। अगर 2 डिग्री यूज हो दोनों जगह, सपोज ऐसे कर लो, दोनों 2 डिग्री है, तो फिर कंडीशंस देखनी पड़ेगी हमें। कार्बोकेटाइन भी बन सकता है यहाँ पे, और क्या बन सकता है, SN2 के थ्रू भी हो सकता है, ट्रांजिशन स्टेट भी आ सकता है। तो ऐसी कंडीशन में फिर सॉल्वेंट का रोल बढ़ जाएगा, अलग से वो आपको बताएगा, खुद आप गैस नहीं कर पाओगे, दोनों ही होंगे, क्योंकि SN1 भी होगा फिर SN2 भी होगा। सॉल्वेंट का रोल अगर वो दे दे यहाँ पे DMF, एसीटोन, DMSO, तो फिर SN2 से प्रोसीड कराओ, SN2 में इसके साथ जाएगा आयोडीन, करेक्ट। तो वो देखना पड़ेगा, बहुत ज्यादा केस उसके नहीं आएंगे, फिर भी ये भी नोट कर लो कि अगर 2 डिग्री के हो तो फिर ऐसे सोचना पड़ सकता है। इनमें से एक भी 3 डिग्री हो, कोई चक्कर नहीं है, कार्बोकेटाइन बना दो, करेक्ट। दिस वाज अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ ईथर। फिर बिफोर वी मूव ऑन टू epoxides, I want you to learn about crown ethers also. Crown ethers ये क्या करते हैं, जैसे एल्कली मेटल है कोई Li+, इसको घेर लेते हैं, इसको घेर लिया, इनके पास लोन पेयर है, इसको डोनेट करके स्टेबल कर दिया और अपने अंदर ही कैद कर दिया। तो ये इस तरह का काम, सॉल्वेंट का काम, पॉजिटिव आयन अगर हमने घेरना हो, एक जगह कोने में रखना, उसको इधर उधर घूमे ना, कोई रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करें, तो क्राउन ईथर्स हम यूज कर लेते हैं। इसको बोलते हैं क्राउन ईथर, इस तरह के फॉर्म में होता है। टोटल कितने हैं, 4 ऑक्सीजन है, कार्बन कितने हैं, एक, टोटल एटम्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है, और 4 कितने हैं, ऑक्सीजन है, तो 4 क्राउन, 12 हेड 4 क्राउन, इसको बोल देते हैं हम ईथर। ये क्या करेगा, एल्कली मेटल को रोकने का काम। ऐसे ही जैसे अब हमने लीथियम का केस किया है, अगर और इससे बड़ा मेटल हो जाए, सोडियम हो अगर मान लो, तो ये बढ़ जाएंगे इससे क्राउन, 12 क्राउन 4 ईथर, सॉरी 12 क्राउन 4 ईथर। तो इससे बड़ा भी हो सकता है, जैसे
ये कार्बन है, दोनों है। इसके हेड कितने हो गए, 1 2 3 4 5 ईथर हो गए, और क्राउन कितने हो गए, गेंगलोटोटल कार्बन ऑक्सीजन मिलके। ये भी इसको रोक लेंगे। तो इसका काम करते हैं, इसको क्रिप्टेंड भी बोलते हैं, क्रिप्टेंड, इसको क्रिप्टेंड भी बोलते हैं। नेक्स्ट, ऐसे ही अगर पोटेशियम को अगर घेरना है तो फिर और ज्यादा हमें क्राउन वाला ईथर चाहिएगा। क्राउन ईथर इतना ही काफी है क्राउन ईथर के बारे में। उसके हेड उसके क्राउन और ईथर हमें पता हो, और किस में ज्यादा होगा, जैसे जैसे केटायन का साइज बढ़ेगा वैसे वैसे हमें क्राउन ईथर का साइज भी बढ़ाना पड़ेगा, वैसे वैसे हमें क्राउन्स बढ़ाने पड़ेंगे या ईथर्स बढ़ाने पड़ेंगे। जैसे अगर लिथियम सोडियम पोटेशियम पे जाए तो और बड़ा क्राउन ईथर लेना पड़ेगा। नेक्स्ट, अगर हम एक रिएक्शन देखो, विलियमसन सिंथेसिस हम पढ़ चुके हैं। लेट्स टेक दिस एग्जांपल। यहाँ पे क्लोरीन है और हमने इसको बेसिक मीडियम दे दिया OH-। तो क्या होने वाला है, फर्स्ट स्टेप होने वाला है फॉर्मेशन OH, ये H+ ले जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा O-। अब विलियमसन जैसा हो गया प्रोसेस, है ना, विलियमसन सिंथेसिस जैसा प्रोसेस हो गया कुछ कुछ, क्योंकि हमारे पास एल्कोक्साइड भी है और एल्काइल हाइड्राइड भी है। तो ये यहां पे अटैक करेगा, ये 1 2 3 4 5, और छठा क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया। 1 2 3 4 5 पे अटैक, और 5 के साथ एक मिथाइल ग्रुप और भी है। इस तरह भी ईथर हम बना सकते हैं अगर सेम मॉलिक्यूल के अंदर OH ग्रुप भी हो और मिथाइल। प्लीज नोट डाउन, सेम, अगर सेम कंपाउंड में एक एल्कोक्सी ग्रुप हो, एक मिथाइल, एक हैलाइड ग्रुप हो, तब भी हम ईथर बना सकते हैं। कुछ कुछ विलियमसन सिंथेसिस जैसा ही मैकेनिज्म है, बस इसके अंदर SN2 ही होगा एक मैकेनिज्म, बस इसके अंदर हमें मीडियम कौन सा लेना पड़ेगा, बेसिक। इसमें भी बता दो कौन सी चेन बनेगी। डू दिस एग्जाम्पल एंड कमेंट्स में बताओ मुझे क्या बन रही है, या फिर मैसेज करो। So this was about ethers. Now we move on to epoxides. अच्छा, इन क्वेश्चंस में ऐसा भी पॉसिबल था, देखो यहां से भी SN1 SN2 पॉसिबल था, करेक्ट। ये न्यूक्लियोफाइल की तरह भी एक्ट कर सकता है, तो बेटर होगा सारी कंफ्यूजन। देखो अगर क्वेश्चन बोल रहा है कि इससे ईथर बन रहा है, उसका मैकेनिज्म बताओ कौन सा ईथर बनेगा, तब तो अलग कहानी है। लेकिन इसके साथ प्रोडक्ट जो है यहां से भी रिप्लेस हो सकता है, राइट। SN2 SN1 यहां से भी हो सकता है, डायरेक्ट भी अटैक कर सकता है, तो उसको दूर करने के लिए अगर ये दे दे टर्जरी ब्यूटॉक्साइड, ये एल्कोक्साइड है कौन सा, टर्जरी ब्यूटॉक्साइड, अगर ये दे दे तो हमें पता है ये न्यूक्लियोफाइल की तरह तो काम करता है नहीं, इसने बेस की तरह ऐड करना है और यही एक्सट्रैक्ट करेगा, तो तब अच्छी बात है। ऐसा कोई अगर बेस दे जो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट नहीं कर पाएगा, तब ज्यादा सटीक जाएगा हमारी छोटी ईथर की तरफ, क्योंकि ये जो है यहां भी जा सकता है। तो क्वेश्चन में अगर उसको ईथर चाहिए तो वो यही देगा। नाउ मूविंग ऑन टू एल्कोक्साइड्स, इपॉक्साइड्स। आपको पता है ईथर जो है बेस के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, हमने देखा था अभी, एसिड के साथ बढ़िया रिएक्शन दे रहे थे। इपॉक्साइड्स का ऐसा नहीं है, ये एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है और बेस के साथ भी रिएक्ट करता है, बढ़िया। रीजन इज एक्स्ट्रा स्ट्रेन, स्ट्रेन होती है रिंग, राइट। sp3 हाइब्रिडाइज में आप 60 डिग्री का एंगल ले रहे हो, अच्छी बात तो नहीं है, इसलिए जो वो स्ट्रेन होगा एक्स्ट्रा, इसकी वजह से इपॉक्साइड ज्यादा रिएक्टिव हो जाते हैं। ईथर तो बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं, जितने भी फंक्शनल ग्रुप हम पढ़ चुके हैं, पढ़ेंगे, उनमें सबसे कम रिएक्टिव हैं ईथर।
बेस के साथ तो रिएक्ट करते नहीं है, एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। बस एक रिएक्शन वो हमने देख लिया है जो SN1 से भी हो सकता है, SN2 से भी हो सकता है। इपॉक्साइड्स की बात करें तो वो एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं, बेस के साथ भी रिएक्ट करते हैं और खुल जाते हैं, ओपनिंग ऑफ रिंग। ओपनिंग ऑफ रिंग होगी इसमें। आओ देखते हैं कैसे होगी ओपनिंग ऑफ रिंग। सपोज एक इपॉक्साइड है ये, इसमें हमने कराया अटैक H+ का पहले तो। अब H+ का जाएगा, यहां पे जाएगा और ऑक्सीजन को क्या दे देगा, पॉजिटिव चार्ज। अब कहानी आ रही है कि कौन से वाला ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड ब्रेक हो सकता है। अच्छा, इसके अंदर एक न्यूक्लियोफाइल भी लो, सॉरी एसिडिक मीडियम के प्रेजेंस में एक न्यूक्लियोफाइल भी लेना पड़ेगा, दोनों ही केस में, एसिड वाले में भी बेस में भी लेंगे। तो H+ का अटैक हमने करवा दिया, बहुत अच्छी बात है। अब न्यूक्लियोफाइल की बात रही, CH3OH, ये अपने लोन पेयर लाके कोई सा एक बॉन्ड टूटेगा, ये अटैक करेगा, राइट। ऑक्सीजन क्या हो गया, हाईली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो गया ना, तो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज इसके पास भी है, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज इसके पास भी है। तो मेरा क्वेश्चन है कि अटैक किस पे होगा। तो पहली बार तो दिमाग में हमारे ये जाएगा कि डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा इसके ऊपर होगा। क्यों? क्योंकि ये ग्रुप लगा हुआ है इसको, ये कुछ कार्बन ये प्लस आई इफेक्ट लगा रहा होगा, करेक्ट। हाइपर कन्जुगेशन से भी इस पॉजिटिव चार्ज को कम कर रहा होगा, राइट। ये इफेक्ट लगा हुआ है इसके ऊपर तो इसको कम कर सकता है। लेकिन अटैक कहां पे होगा, यहां पे, यहां पे हम सोच रहे हैं कि ज्यादा पॉजिटिव यहां पे है तो यहां पे अटैक होना चाहिए, असली में होता है यहां पे। जो मोर स्टेरिकली हिंडर्ड है, ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, उसके ऊपर होगा। क्यों होगा, बात करते हैं। मोर सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप गेट्स अटैक्ड बाय न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि इसकी अगर हम ट्रांजिशन स्टेट, इसकी अगर हम रेजोनेंस स्टेट लिखें, इसका एक और हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाए अगर हम, तो वो कैसा बनेगा, वो बनता है ऐसा। प्लीज ये साथ में लिखते रहो। पॉजिटिव चार्ज CH3, मतलब पॉजिटिव चार्ज, ये रेजोनेंस में होते हैं। इसका एक रेजोनेंस हाइब्रिड ये भी बना। इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव चार्ज जो है वो अकेला ऑक्सीजन नहीं रखेगा, वो कहेगा कार्बन तू भी शेयर कर, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, इसके इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास आ जाएंगे। अब ऑक्सीजन के दो बॉन्ड हो गए, चार्ज खत्म, लेकिन वो पॉजिटिव चार्ज इसके पास आ गया। तो द पॉइंट हियर इज, जो ज्यादा पॉजिटिव चार्ज हैंडल कर पाएगा उसी के पास आएगा पॉजिटिव चार्ज, करेक्ट। तो ऐसे में न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक होगा वो किस पे होगा, इसी पे होगा। न्यूक्लियोफाइल का अटैक, ये अटैक यहां पे करेगा, तो ये क्या बन गया, CH3, ये 1 है, मैंने ये 1 मान लिया, ये कार्बो का टाइम आया था 2 पे, OCH3H OH, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सेकेंड पे अटैक करवाया था। और फिर लास्ट में आपको पता ही है ये लूज हो जाएगा, जो आया था कैटलिस्ट ने जो दिया है वो जाना तो है ही, तो ये ग्रुप बन गया, मतलब इसमें अल्कोहल भी है और ईथर भी है। और दोबारा से देखते हैं एक बार इस रिएक्शन को। दिस इज समथिंग लाइक, समथिंग इन बिटवीन SN1 and SN2, दिस इज समथिंग लाइक
इन बिटवीन SN1 एंड SN2। हम बात करेंगे क्यों SN1 जैसा भी है, SN2 जैसा भी है, लेकिन लिख लो अभी के लिए। और देखते हैं क्या हुआ था। CH3 एसिडिक मीडियम में एक न्यूक्लियोफाइल लिया हमने, पहले इसका अटैक हुआ, OH आ गया, यहाँ पे भी एक ग्रुप था, इससे पॉजिटिव चार्ज आ गया, फिर CH3OH का अटैक हुआ उस पे जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है। अटैक होने के बाद ये बॉन्ड तो खुल गया, तो कैसा हुआ, OH, इसके पास ऑलरेडी एक ग्रुप था, और एक और अटैक हो गया OCH3 का, जुड़ गया। ये मैंने H नहीं दिखाया जो निकला था, तो इसका मतलब अल्कोहल भी बना सेकंड के ऊपर, यहां से अगर देखो सेकंड के ऊपर ईथर है और थर्ड के ऊपर अल्कोहल है, करेक्ट। इस तरह का प्रोडक्ट बनेगा। नाउ व्हाई दिस इज SN1 SN2, बिकॉज ये लिख लो पॉइंट, नो प्योर कार्बोकेटायन, प्योर कार्बोकेटायन नहीं बना, रेजोनेंस स्ट्रक्चर तो है उसके, मगर ऐसा नहीं है कि कार्बोकेटायन बन ही गया, थोड़ा बहुत रेजोनेंस में है। सो देयर इज नो प्योर कार्बोकेटायन हियर। सेकेंडली रीजन क्या है, तो इसको हम SN1 बोल दे सकते हैं। SN2 भी प्योरली नहीं है, बिकॉज नो प्योर कार्बोकेटायन है, इसलिए ये नहीं बोल सकते हैं। स्टेरिक हिंड्रेंस जहां पे ज्यादा है वहां पे अटैक हो रहा है, इसलिए इसको SN2 भी नहीं बोल सकते हैं। इतना सारा बेशक ना भी याद रहे, मगर ये याद रखो, लेस मोर सब्स्टिट्यूट पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। जब एसिड के साथ इपॉक्साइड को रिएक्ट कराते हैं तो न्यूक्लियोफाइल कहां पे जाके जुड़ता है, जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, इतना याद रख लो कम से कम। नेक्स्ट केस हम करेंगे, जब कोई बेस आए, अब एक बेस के प्रेजेंस में करवाते हैं, CH3O CH3OH, ये बेस है और ये न्यूक्लियोफाइल है हमारा। अब यहाँ पे बेस का अटैक होगा पहले, तो बेस का अटैक होगा, तो दिस इज प्योरली SN2। बेस के अटैक में प्लीज नोट कर लो, इपॉक्साइड को अगर आप किसी बेस से अटैक करते हो तो फिर दैट विल बी SN2। ये कहां पे जाएगा, स्टेरिकली लेस हिंडर्ड में, यहां पे अटैक हुआ, ये रिंग खुल गई, ये बॉन्ड खुल गया, रिंग भी खुल गई, ऑक्सीजन पे क्या आया, नेगेटिव चार्ज, यहां पे क्या जुड़ गया, OCH3 जुड़ गया, और ये O माइनस क्या करेगा, CH3OH का H ले लेगा बस, सो दिस बिकम्स OH OCH3। अच्छी वाली रिंग थी, यहां पे ऐसे, इसके पास OCH3 आ गया, इसके पास H आ गया, करेक्ट। तो इसमें जो अटैक हुआ वो दूसरी साइड से हुआ, दिस हैज टू बी SN2। पहले इसका अटैक हुआ, फिर ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, अंडर द प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बेस ये बॉन्ड टूट गया, सो दिस इज अ प्योर केस ऑफ SN2। और इसमें एंटी एडिशन होगी, एंटी होगी एडिशन, यानी ये और ये आपस में एंटी रहेंगे, दिस इज अ केस ऑफ एंटी एडिशन, ये भी याद रखना है। और एक अच्छा सा एग्जांपल करते हैं, इसका अटैक कराओ दोनों में, एसिड में भी और बेस में भी। एक बार पॉज कर लो, फिर करो H+ और CH3OH, और एक बार CH3O- और CH3OH। तो सबसे पहले क्या हुआ, H+ का अटैक हुआ इसमें, और न्यूक्लियोफाइल का अटैक कहां पे होगा, न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा ज्यादा हिंडर्ड जो हो इधर, या ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड हो, यानी ये बन गया OCH3, और ये वाला बॉन्ड टूटा था तो ये बन गया OH, करेक्ट। अल्कोहल और ईथर बगल बगल। फिर यहीं पे अगर हम बेसिक अटैक कराएं तो SN2 का रिएक्शन होगा, SN2 मतलब लेस स्टेरिकली हिंडर्ड, तो यहां लग जाएगा OCH3, वो O- का OH हो गया। हाँ, ये बॉन्ड यहां लगा तो ये बॉन्ड टूटा हुआ, वहां चला गया ऑक्सीजन, और वहां जाके H+ यहां से एक्सेप्ट करेगा, सो दिस इज व्हाट
और ये होती क्या है, एंटी एडिशन होती है। इसका मतलब अगर ये ऐसे है तो ये ऐसे होगा, और ये CH3 भी ऐसे होगा। एंटी का भी ध्यान रखना है। सो दिस वाज अबाउट इपॉक्साइड।